इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। विभिन्न राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। सभी सीटों की मतगणना 23 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन। क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योग प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। सशस्त्र बलों के लिए उपयोगी अत्याधुनिक MQ-9B ड्रोन खरीद को लेकर रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर। भारतीय सशस्त्र बलों को मिलेंगे 31 लंबी दूरी के ड्रोन। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने जांच की प्रगति पर नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर सीबीआई को 3 हफ्ते में नई स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के काम में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। कोर्ट ने बंगाल सरकार से सिविक वॉलंटियर की भर्ती प्रक्रिया का भी ब्यौरा मांगा। और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में होंगे शामिल। 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का जिक्र किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये दोनों चुनावों को लंबे समय तक याद किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान कहीं हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां जेएंडके में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, seizures were to the tune of around 75 crores, 4 times more than 2019 elections. इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। There was not even a single repoll in both these states, including the state of Jammu Kashmir. कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, including the state of Jammu Kashmir. और वहीं चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होंगे। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मतगणना का दिन बुधवार तय किया गया है। झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में का जो मतदान है वो 13 नवंबर को होगा और महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा जो कि 20 नवंबर को होगा। और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला जो चरण है वो 13 नवंबर को होगा जिसमें 43 सीटें होंगी। वहीं दूसरा चरण जो है वो 20 नवंबर को होगा जिसमें 38 सीटें होंगी और जो मतगणना है वो 23 नवंबर को सामने आएगी। तो ऐसे में झारखंड में 2 चरणों में होना है और महाराष्ट्र में 1 चरण में ये चुनाव होना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव और इसी के लिए अब जो तैयारियां हैं वो भी अब तेज होती हुई नजर आएंगी। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October.
scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. और वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. और वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों के 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। 13 और 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव के मतदान। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से प्रेस वार्ता में जब ईवीएम से संबंधित सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। राजीव कुमार ने वोटिंग से काउंटिंग तक ईवीएम के पूरी प्रक्रिया को भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है। बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया। फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई। उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज, विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायत मिली है। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा। शिकायतें वायदे में आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने समाचार चैनलों द्वारा मतगणना के दिन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने को लेकर मीडिया संस्थानों को आड़े हाथों लिया और कहा कि सुबह 8 बजे से 5 और 10 मिनट पर रुझान दिखाने शुरू कर देते हैं, जबकि चुनाव आयोग 8:30 से पहले कोई आंकड़े नहीं डालता है। काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस।
आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग, दिस कैन लीड टू सीरियस इश्यूज समटाइम्स। इवन द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और अन्य खबरों का रुख करें तो असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये चुनाव राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक है। एक तरफ इंडी गठबंधन के पिछले 5 वर्षों का पाप, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का ट्रैक रिकॉर्ड है, और दूसरी ओर मोदी की गारंटी है जो आने वाले 5 वर्षों में राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाएगी। आने वाले दिनों में लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन के घर तक पहुंचेंगे और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अल्जीरिया दौरे का आज दूसरा दिन है। सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज राजनीति विज्ञान में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अल्जीरिया के उच्च शिक्षा मंत्री कमल बदारी ने ये उपाधि प्रदान की और इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के संबंध वर्षों पुराने हैं और आने वाले समय में ये संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। Algeria relations date back to the days of the Algerian liberation struggle against colonialism, when India advocated the cause of Algerian independence at the United Nations and other international fora. Following Algerian independence and the establishment of the diplomatic relations in July 1962, this policy orientation brought India and Algeria closer, and our friendly relations continue to this day. I am convinced
of the power of youth of this country and truly believe in their capabilities to take Algeria on a path of glorious development. These young minds will eventually become the bridgeheads of enhancing our robust people-to-people ties. और वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आईटेक प्रोग्राम के तहत अल्जीरिया और अफ्रीका के अन्य देशों के हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है। Flagship program called Indian Technical and Economic Cooperation, popularly known as ITEC program. Under this initiative, so far 31,000 Africans and 155 Algerians have availed of the benefits of this program. It is matter of pride for us that ITEC alumni have carved a niche for themselves in their respective countries. Many of them have become ministers, senior diplomats, government officials, and leading entrepreneurs. I urge government of Algeria to utilize this unique opportunity being offered by the Indian government. और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम बोर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिजिटल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस बोर्ड की ओर से आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं और ये डील सशस्त्र बलों के लिए MQ-9B ड्रोन खरीदने को लेकर हुई है। इस सौदे के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को 31 लंबी दूरी के ड्रोन मिलेंगे। उन्नत ड्रोन का ये रक्षा सौदा लगभग $4 बिलियन का है। ड्रोन को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल किया जाएगा। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जिससे खरीदे जाने वाले ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और पूर्ण जांच देश में ही की जाएगी। दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में नई दिल्ली में रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी की मौजूदगी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ये खरीद भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह BLF स्टेशन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने भारत तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन रखता है इस बात को कहा और समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सीमा की हर तरह से सुरक्षा करने में भी सक्षम है। इसलिए जरूरी है कि पड़ोसी देश भी मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा चक्र का पालन करे। भारत तोड़ने में नहीं बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास रखता है। इसलिए हम लोग हर तरीके से सभी हमारी फ्रेंडली कंट्री, मित्र पड़ोसी देशों के साथ लेने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज जिन देशों से लगती है उन्हें यह समझना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव इफोर्ट, सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने घर के दरवाजे पर बुलाना और बिठाना उस यूनिटी ऑफ इफोर्ट को चोट पहुंचाता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी यह टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के इस प्रयास में सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी देश छूटा तो समझिए हमारा राष्ट्र का सुरक्षा चक्र टूटा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वो SCO सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में शामिल होंगे। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। जयशंकर से पहले पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। विदेश मंत्री जयशंकर के इस्लामाबाद में केवल 24 घंटे वो रहेंगे। बैठक के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं है। बावजूद पाकिस्तान में सत्तारूढ़ सरकार के कई मंत्रियों और विपक्षी नेता विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सांसद और खैबर पख्तूनवा के सूचना सलाहकार बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जयशंकर को PTI कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आमंत्रित किया, जो देश की राजधानी में विरोध रैली कर रहे हैं।
और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सस्टेनेबल शहरों पर केंद्रीय 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन AI केंद्रों को उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप्स के सहयोग से अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा, ताकि विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके। जो 3 आज हमने मंदिर बनाई, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और सस्टेनेबल सिटीज में, ये दुनिया की पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को इस अवसर पे बधाई देता हूं। आज जो नॉलेज परस्यूट आज हो रहा है, इसमें भारत की अर्थनीति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, विशेष करके नई पीढ़ी को रोजगार दिलवाना, और AI तो नया नया कल्पना लेके आ रहा है। और कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CBI ने जांच की प्रगति के बारे में नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBI ने मामले में 7 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी है। संजय राय के खिलाफ रेप और हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप तय करने को लेकर 4 नवंबर की तारीख तय की गई है। CBI ने कहा है कि इस मामले में बाकी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। CBI मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर भी जांच कर रही है। कोर्ट ने जांच के दोनों पहलुओं को लेकर CBI को 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स को काम में तेजी लाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सिविक वॉलंटियर की भर्ती प्रक्रिया का भी ब्यौरा मांगा है। और भाजपा ने अपने संगठनात्मक चुनाव की नियुक्ति की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने राष्ट्रीय संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। भाजपा ने OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर K लक्ष्मण को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं नरेश बंसल, रेखा वर्मा और संबित पात्रा को राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। इसी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। और दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए भाजपा ने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए 2 लोगों में से एक हरीश है, जिसकी पुणे में कबाड़ की दुकान थी, जहां आरोपी धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम काम करते थे। हरीश ने अपराध करने से कुछ दिन पहले शिव प्रसाद और धर्मराज के लिए नए मोबाइल फोन खरीदे थे और हरीश को अपराध की पूरी जानकारी भी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने इन दोनों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के जिस अफ्रीकी हाथी शंकर को जंजीरों में बांधे जाने को लेकर पशु प्रेमियों ने सवाल उठाया था, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और अब वो सामान्य व्यवहार कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार ने खुद इस मामले में दखल देकर हाथी के स्वास्थ्य और बेहतर देखरेख सुनिश्चित की है। वन मंत्रालय व चिड़ियाघर के अधिकारी विदेशों से आए हाथियों की देखरेख की विशेषज्ञ लगातार अफ्रीकी हाथी शंकर की निगरानी कर रहे हैं। विशेष प्रयासों के बाद पिछले दिनों हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं जंजीरों को मुक्त होने के बाद हाथी शंकर को देखने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह एक बार फिर दिल्ली प्राणी उद्यान पहुंचे। उन्होंने हाथी को केला, खीरा, गन्ना खिलाया और शंकर हाथी की देखभाल कर रहे महावतों से भी बातचीत की। कीर्तिवर्धन सिंह ने शंकर के बाड़े का निरीक्षण भी किया और उसके लिए उपलब्ध हो रही सुविधाओं का भी जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए। उन्होंने बताया कि बोत्सवाना से जल्द ही हथनी लाई जाएगी। हमारे मिशन है अफ्रीकन कंट्रीज में, खास करके वो कंट्रीज जहाँ से शंकर जात के खास एलिफेंट्स पाए जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी एक फीमेल एलिफेंट के लिए और वहाँ पे बोत्सवाना, जिम्बाब्वे की सरकार तैयार हो गई है और एक फीमेल एलिफेंट वो हम लोगों को डोनेट कर रही है। उसको यहाँ लाने जाने का भी इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी ये जो इतने साल से अकेला था, इसको एक साथी भी अफ्रीकन एलिफेंट मिल जाएगा।
और नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में चौथे राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई और बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापारियों ने अपनी चुनौतियों के बारे में बोर्ड के समक्ष अपनी बातें कहीं। बोर्ड ने भी व्यापारियों की संकट के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लाभ की जानकारी व्यापारियों के समक्ष रखी। राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। देखिए। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की आज चौथी बैठक आयोजित हुई है। बैठक में क्या क्या रहे हैं मुद्दे, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी जी मौजूद हैं। सर, आज चौथी बैठक हुई है, बोर्ड की बैठक में क्या क्या मुद्दे जो तय हुए हैं? देश में पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड का गठन किया और उस निमित्त हमने ये तय किया है कि प्रदेश का भी बोर्ड बनेगा और जिले की भी कमेटी बनेगी। उस पर आज चर्चा विचारणा हुई कि वो जिले की जो कमेटी होगी वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ हर 3 महीने में व्यापारियों की वहाँ की लोकल जो समस्या है उसको सुझाव के रूप में लेके और उनका समाधान और सगमता और सुलभता इस प्रकार से व्यापार में हो। व्यापारियों की जो चुनौतियाँ हैं, जो उनके मुद्दे हैं, चाहे जीएसटी से संबंधित हो या बाकी जो उनकी चुनौतियाँ हैं, तो उसको सॉल्व करने में बोर्ड कितना कारगर साबित हुआ है, कितना मदद कर पाते हैं? बोर्ड के माध्यम से पिछले दिनों में 17, 18, 19 के जीएसटी के नोटिस को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में आई थी। हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की और मुझे कहते हुए आनंद है कि उनकी जो पेनल्टी और जो इंटरेस्ट लगता था उसको वेव किया गया। और आज उन व्यापारियों की बात को हम सीधा सरकार को पहुंचा के और सरकार उस पर संज्ञान लेके और तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि जीएसटी को लेकर पूरे देश में एक 2,11,000 करोड़ का जो कलेक्शन है उससे पूरे देश में हर एक व्यक्ति जुड़ रहा है। जो अंतिम पायदान पे जो व्यापारी है, जो सुदूरी इलाके में जो व्यापारी है, वहाँ तक सरकार की बात, व्यापार की बात पहुँचे, इसके लिए कितने प्रयास हो रहे हैं? देखिए, इस बार के बजट को हमने एमएसएमई के बजट के माध्यम से इतनी लोगों को उपलब्धियां हो रही है और छोटे व्यापारियों को जो भी सुविधाएं मिल रही है, जो सिस्टम है वो वहाँ नीचे तक नहीं पहुँचता था। हमारे बोर्ड मेंबर्स और हम मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे हम जिस प्रकार का काम करना चाहते हैं तो छोटे छोटे व्यापारियों को कनेक्टिविटी करके वो कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़ा था, उस संस्था का हम एकत्रीकरण कई बड़े शहर में कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष। कैमरामैन सनी कालरा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।